नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और इस वक्त लोग अभी आए नहीं हैं। माइक की टेस्टिंग हो रही है। ये अभी औरतें आ रही हैं रैली में शामिल होने के लिए। हाँ, ये टेम्पो से तो अभी शुरुआत हो रही है, लोगों का आना शुरू हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़। आज ही जब मैं ये कार्यक्रम शूट कर रहा हूं, सोमवार के दिन हरियाणा में प्रधानमंत्री की तीन रैलियां हैं। हाल के उपचुनावों को देखते हुए जब बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे और प्रधानमंत्री के जादू की आलोचना हुई, नरेंद्र मोदी चाहते तो अपने आप को चंद रैलियों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सीमित कर सकते थे, मगर उन्होंने खुद को झोंक दिया है और अपने नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। चले चलो मोदी के साथ, यही नारा है हरियाणा में बीजेपी का। कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं, पता नहीं कि राज्य में नेतृत्व किसको मिलेगा। बीजेपी को अपनी इस ब्रांड पर इतना भरोसा है कि वो मोदी के नाम पर ही अब राज्यों का चुनाव लड़ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में इसे कहते हैं आत्मविश्वास। मुझे नहीं मालूम कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आलोचक क्या कहेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर ये कामयाबी नहीं मिलेगी तो आलोचक क्या कहने वाले हैं। हम इसे एक घंटे में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की रैली में क्या कुछ होता है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या फर्क आया है जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर रैलियां कर रहे थे और जब वो बनकर आ गए हैं, तब भीड़ या लोग उनसे किस तरह से उनकी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है प्राइम टाइम में। ओके। चूँकि अब ये प्रधानमंत्री की रैली है, इसलिए सभा स्थल को बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थित किया गया है और हर घंटे 2 घंटे के बाद सबकी ड्यूटी चेक की जा रही है। बार बार प्रैक्टिस किया जा रहा है कि कैसे उनकी पायलट कार आएगी, किस तरह से वो प्रवेश करेंगे और पुलिस के लोगों को हर चप्पे चप्पे की अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। लोगों के आने से पहले ये तैयारियां बता रही हैं कि माहौल में एक ख़ास किस्म की एक बंदिश होगी। उस तरह का खुलापन नहीं होगा कि जिसे जहां जगह मिली वो वहां पर बैठ गया। ये समझना पड़ेगा कि अब वो प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए कहीं भी कोई भी चूक की एक तरह से जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए बार बार आदेश दिए जा रहे हैं कि जो दीवार से, ग्राउंड के दीवार से बाहर जो वेंडर लगे हुए हैं उनको भी हटाया जाए, क्योंकि उससे सुरक्षा में ख़तरा हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क। कई बार हम रैलियों में सिर्फ नेताओं के चेहरे ही देखते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ आए लोगों की शक्लों सूरत भी देखनी चाहिए। पता चलता है कि वो किन हालात से निकलकर यहाँ आए होंगे या लाए गए होंगे, या किन उम्मीदों से जब नेता उम्मीद परोसेंगे तो उससे उनका रिश्ता बनता है। इन रैलियों में आने वाले लोगों का भी एक तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मई के महीने की रैली में ये अक्सर देखने को मिला कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, तमाम तरह के क्लास के भी लोग आते जाते रहे हैं, अभी आ ही जा रहे हैं, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनका एक तरह से सामाजिक आर्थिक हुलिया भी देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो सीधे सीधे राजनीति में सक्रिय हैं, उन लोगों की तुलना में जो एक एयर कंडीशन हॉल में आते हैं और ज़्यादा ज़ोर से नारे लगाते हैं या फिर ट्विटर या फेसबुक पे समर्थन के दावे दोहराते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 घंटे तक यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुनेंगे, बड़े नेता से पहले छोटे नेताओं के भाषणों को भी सुनेंगे और सहेंगे
और हाई लाउड स्पीकर के वॉल्यूम के बीच 2 घंटे बर्दाश्त करेंगे और अपनी पार्टी अपने नेता के विजय के लिए इन रैलियों को सफल बनाने में सीधे सीधे योगदान देंगे। तो इसलिए राजनीति में इन लोगों की हिस्सेदारी दावा करने वाले समूह से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग हैं जो तकलीफ उठाते हैं रैलियों में जाने के लिए, बैठने के लिए, बात सुनने के लिए और बातों को पहुंचाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। कहाँ से? फरीदाबाद से। डबुआ कॉलोनी। तो पिछली बार तो रैली हुई थी फरीदाबाद में, तब नहीं आए थे मोदी जी को? तब नहीं आ पाए थे। और एक बार आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ जरूर बोलेंगे कि भारत माता की, भारत माता की। तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में होंगे। उनके स्वागत में, उनकी सिंह गर्जना को सुनने के लिए आप सभी साथी मौजूद हैं। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। हमारे कलाकार साथी हमारा केसीओ पर साथ दे रहे हैं, एमडी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट साथी हमारे कृष्ण पवार। लेकिन दुर्भाग्य आज तक ये बेरोजगार घूम रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस हरियाणा की सरकार ने उनको रोजगार देने का काम नहीं किया। कैसे हैं आप लोग? एक फोटो तो हम बाद में ले लेंगे, पहले ये बताइए कि रैली में आए क्यों हैं आप? सर रैली में अपने देश के लिए आया सर, मोदी के लिए आया, मोदी के लिए आया सर। मोदी जी के लिए। हाँ जी, सेल्फी सर एक। ये सेल्फी का दौर है, सब कुछ अपना अपना है, तस्वीर भी अपनी अपनी है ना? पहले हम कैमरे को यूं खींचते थे, अब कैमरे को उलट के खींचने लगे हैं। मोदी जी के राज में नौकरी मिलेगा कि नहीं? हाँ? नौकरी मिलेगा कि नहीं? भटक रहे हैं रोजगार। किसके राज में? मोदी जी के राज में। तो वो कह रहे हैं कि मिलेगी नौकरी। कहाँ मिल रहा है सर? रोटी के लिए परेशान है। वो कह रहे हैं कि 3 महीने हुए हैं, मिलेगी अभी। मिलेगा सर। हाँ। मोदी जी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए? हमने 60 सालों से देना है, कम से कम 60 नहीं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी के लिए आप कितना साल इंतजार कर सकते हैं? पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, फिर नौकरी लगेंगे। मुझे पैसे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बन जाएगी पेंशन? तुम्हें अभी जवान हो, पेंशन चाहिए तुम्हें? क्या बात है, तुम जवान हो, काम करो। हेलो सर। कैसे क्या करो? अच्छा, एक सेकंड। जब कोई शारीरिक रूप से अक्षम अगर यहाँ है तो उसको जगह देना चाहिए, है ना? थैंक यू। हाँ, क्योंकि इनको भी कहने का मौका मिले। सर मेरे को पेंशन बनवा देना चाहिए सर। राज्य सरकार कहती है कि हम पेंशन देते हैं, आपको पेंशन नहीं मिलते है? अभी तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिली। केंद्र सरकार भी पेंशन देती है, पेंशन नहीं मिला आपको? अभी नहीं मिली। अभी एको बनी नहीं पेंशन, एको बार मिली नहीं। तो चुनाव के बाद अपने विधायक से जरूर कहिएगा कि मिले। विधायक सुनता ही नहीं सर। सिर्फ बोलते हैं विकास के मुद्दे में विकास कराते हैं, आते हैं प्रचार के लिए, उसके बाद कुछ नहीं किया उन्होंने। हम चाहते हैं एक अच्छी सरकार बने और देश का विकास हो, युवा और वर्ग। हरियाणा में अच्छी सरकार का क्या मतलब है? देखिए, अच्छी सरकार तो तभी हो सकती है कि जब बीजेपी को अकेले बहुमत मिले, है ना? अगर नहीं मिले और फिर INLD के साथ सहयोग हो तो वो अच्छी सरकार होगी? नहीं हो सकती। नहीं सर। क्योंकि मोदी जी ने तो आलोचना कर रहे हैं सब। अमित शाह भी कह रहे हैं कि जिसका नेता जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में बनेगा। तो आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर चुनाव के बाद कोई गठबंधन हो गया, तब गठबंधन हो जाता है, अगर हुआ 4, 5, 10 सीटों की जरूरत पड़ गई तो सरकार बनेगी, मिली सरकार बनेगी, उसका कोई महत्व तो नहीं है। आप चाहते हैं कि INLD के साथ समझौता नहीं हो? पूर्ण बहुमत से जीते। हम चाहते हैं एक अच्छी सरकार बने और देश का विकास हो, युवा और वर्ग। हरियाणा में अच्छी सरकार का क्या मतलब है? देखिए, अच्छी सरकार तो तभी हो सकती है कि जब बीजेपी को अकेले बहुमत मिले, है ना? अगर नहीं मिले और फिर INLD के साथ सहयोग हो तो वो अच्छी सरकार होगी? नहीं हो सकती। मान लीजिए 10 सीट नहीं आया, वैसे तो विश्वास है इनको कि बीजेपी को कि पूर्ण बहुमत से बन जाएगी सरकार। अगर 10-15 सीटों की जरूरत पड़े और INLD से समझौता करना पड़े तो करना चाहिए? करना चाहिए। इनेलो से करना चाहिए अगर मिलता है तो।
अगर सहयोग होता है तो। हाँ। तब उसमें आपको कोई समस्या नहीं है कि इनेलो के साथ सहयोग लेके आप सरकार बना रहे हैं? ना समस्या तो है, हाँ। मगर अगर जेल में है तो समस्या तो होगी, ऐसी बात नहीं है। मगर एक विकास पुरुष होना चाहिए, एक विकास पुरुष होना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे देश के अंदर जैसे मोदी जी ने कदम उठाए ऐसे उठाएगा जब हमारा देश तरक्की होगा। नहीं राजनीति में नैतिकता को हम कैसे देखें? मतलब कोई जब सरकार की बात आती है, चुनाव में तो सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और चुनाव के बाद सब संबंधी हो जाते हैं, तो फिर उस नैतिकता को क्या, वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाए? कैसे आप लोग जब युवा मतदाता हैं कैसे उसको बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, बात किसी और की भी हो सकती है ना? कांग्रेस और इनेलो की भी हो सकती है, या फिर उधर शिवसेना या एनसीपी की भी हो सकती है ना? इन सब गठबंधनों को हमारे नेता सोचते हैं कि चुनाव के बाद जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यवहारिकता है, सरकार बनाने के मिल के बना लो, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं जनता से जानना चाहता हूँ क्या उसको फर्क पड़ता है इन सब बातों से? मिक्स सरकार होती है, एक पार्टी दूसरी, एक पार्टी दूसरी है, एक पार्टी एक पार्टी की सरकार नॉर्मली एक पार्टी होनी है। हम मोदी जी को मैं एक लेटर दिया, अभी इसकी कुछ सुनवाई होना चाहिए। क्या लेटर है? ये रोजगार के संबंध श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी, फरीदाबाद पधारने पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोजगार के संबंध में ये दीपक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इनके पिता का नाम भी बाबूलाल मोदी है और आपका नाम भी दीपक कुमार मोदी है। तो एक मोदी बड़े वाले मोदी से गुहार कर रहा है। यही बातें मुझे कई बार भावुक कर देती हैं। मतलब वो ठीक है कि इनकी शिकायत पर अमल नहीं हुआ है, कि हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं, जनता को लगता है कि जो नेता आ रहा है वो कुछ करेगा, नहीं करेगा भी तो लोग देखिए कि श्रद्धा से चिट्ठी लिखते हैं, किसी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह से सोशल मीडिया में आप नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दीजिए तो लाखों लोग टूट पड़ते हैं अपशब्दों का इस्तेमाल करके। यहाँ इस व्यक्ति को रोजी रोटी से संबंधित शिकायत है, मगर वो बहुत प्रेम से, श्रद्धा और विश्वास से अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है। शायद यही एक तरीका है लोकतंत्र में नेताओं तक पहुंचने का, उनसे अपनी बातों को मनवाने का और राजनीतिक संस्कृति को बेहतर संवाद युक्त बनाए रखने का। आप खोल सकते हैं, कैसे देंगे मोदी जी को चिट्ठी? जरा खोलिए, मैं ही पढ़ देता हूँ। भाई दीपक मोदी जी छोटा सा लिफाफा भी बना लाए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि दीपक मोदी जो हैं, इनकी चिट्ठी पीएम तक इस रैली में तो नहीं पहुंच पाएगी, अगर वो पोस्ट करेंगे तो पहुंच सकती है। वो लिख रहे हैं, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, विषय रोजगार एवं नौकरी हेतु महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं दीपक कुमार मोदी, पिता बाबूलाल मोदी, स्थायी पता ग्राम सिसमा, पोस्ट महसौर, जिला लखीसराय, स्टेट बिहार के स्थायी निवासी हूँ। वर्तमान पता इंदिरा कॉम्प्लेक्स, गली नंबर 3, हाउस नंबर 19, 191, नहर पार, ओल्ड फरीदाबाद में मजदूरी करता हूँ और कभी मजदूरी मिलता कभी नहीं, पेट पर आफत आ जाती है और परिवार सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। मेरे माता पिता 85 और 75 वर्ष के हैं, इनका भी देखभाल मुझे करना पड़ता है। मुझे नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है, अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि मुझे किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में नौकरी दिलवाने की कृपा की जाए। आपका विश्वासी दीपक कुमार मोदी, नहर पार, फरीदाबाद, 8802085629, है ना? तो ये आपने चिट्ठी लिखा है। ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। यही तरीका अच्छा है कि अपने प्रधानमंत्री से बात कही जाए, उन तक बात पहुंचाई जाए। तो मैंने, अगर वो पीएमओ में मेरा प्रोग्राम गया तो वो देख लेंगे, इसलिए आपका नंबर भी पड़ गया। नंबर दे दीजिए थोड़ा सा। वो अब प्रधानमंत्री का ही पहुंच गया तो अब उन्हीं का नंबर, अब उन्हीं का फोन आएगा, चिंता मत कीजिए। अगर बीजेपी को इनेलो से समझौता करना पड़ गया तो मुश्किल ही नहीं है जी, उसका नंबर ही नहीं है, नहीं आएगा ना, मतलब ही नहीं है। अकेले बहुमत मिल जाएगा 70 सीट। 70 सीट। हाँ जी, ये आत्मविश्वास है बीजेपी का कि अगर मगर की तो कोई गुंजाइश ही मतलब ही नहीं है ना, है। कोई चांस ही नहीं। मतलब ही नहीं है। वो दिल्ली में तो बहुत अगर मगर होने लगा है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को ये विश्वास है कि अगर मगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। मतलब ही नहीं है। मान लीजिए 2-3 सीट की जरूरत पड़ गई, इनेलो से समर्थन लेने से, मतलब ही नहीं है जी, ये अपनी जमानत बचा ले, इनेलो हुआ चाहे कांग्रेस हुए, ये याद रखिएगा। अपनी जमानत बचा ले। हालांकि उनकी मैं नहीं बताऊं जन्म कि होगी। मैं देवीलाल की जब 100वीं जयंती थी तो उसमें गया था जींद, वहाँ पे इससे कई गुना ज्यादा लोग आए थे हाँ जी, और कई गुना बड़ी रैली थी। हाँ। वो तो मुझे नहीं हाथी लगता की दांत कि- अलग होती है, खाने की अलग होती है, दिखाने अच्छा। की अलग होती है। अच्छा, आप इसका रिजल्ट मई में देखें, हाँ, अक्टूबर में आप देखिए, अक्टूबर में देखें, कुछ दिनों की बात है। हाँ। नहीं, बीजेपी को छुटकारा इन सब दलों से,
हाँ, इन सब दलों से छुटकारा। और अगर मान लीजिए कर लिया तो मान लीजिए एक चांस राजनीति में होता है, जैसे दिल्ली में देखिए इधर उधर से रास्ता जुगाड़ किया जा रहा है। यार पार्लियामेंट में बैठने के लिए सब कोई सोचते हैं कि हम आपके हाथ पकड़ के हम साथ बैठ ले। हाँ। बस तो हमें लग रहा है अपने पर्सनल नेचर है, इसमें नहीं। कोई चांस नहीं। 90 सीट में से 70 सीट भाजपा का 100% 101% है। अभी सोनिया गांधी ने कहा है कि हरियाणा में महम की रैली में कि 100 दिन हो गए काला धन नहीं आया। जिन्होंने 60 दिन का हिसाब, 60 साल का हिसाब नहीं, वो आज हमसे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। उनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में ना, तो 60 दिन से ज़्यादा हो गया, 60 दिन से ज़्यादा हो गया। 60 साल का हिसाब हम उनसे मांग रहे हैं, वो आपने नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा था कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा। यार पहला हमने काम किया काला धन में, हमने कमेटी बैठा दी और इससे ज्यादा काम क्या करें। पहले दिन हमने काला, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, कमेटी बैठा पहले दिन पे, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चल रही है वो काम, थोड़ी है चल रही है। अभी गए और निकाल के ले आए। 7 दिन में हमने 7 रुपए पेट्रोल कम कर दिए। 7 रुपए पेट्रोल कम कर दिया। पेट्रोल कम हो गए। 6 रुपए। ये अच्छे दिन, ये तो क्या बुरे दिन है? नहीं, अच्छे दिन है। 2 रुपए हमने डीजल कम कर दिया, अच्छे दिन है तो बुरे दिन है? इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको दिखाई पे चश्मे लगे रहे सब में क्या? आप कह रहे हैं कि सस्ती आ गई है। सस्ती आ गई क्या? आज शुरू हो गई, शुरू हो गई है। बिल्कुल हो गई। दाम अच्छे वाम दिन कम हमारे हो शुरू हो गए, गए। दाम वाम कम हो गए दाम सब्जियों के। अब इससे ज्यादा अब दाम क्या कम करेंगे? लेकिन और भी सब्जियों के भी दाम कम हो गए होंगे। ये तो कुदरती चीजें नेचुरली धीरे धीरे होगा। होगा होगा बिल्कुल आपको होगा, विश्वास है कि 100% होगा। ठीक है, अच्छी। कल देखे अपने आचार संहिता लगा हुआ भी उन्होंने दामाद जी को खुश किया। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा को आज खबर दामाद जी है। को आचार संहिता लगा हुआ, कल के डेट में दामाद जी को खुश किया। बाप बेटा उनको पता है कि मेरे को तो आना नहीं ये है। भी एक मुद्दा है, जाते जाते रॉबर्ट अपना वाड्रा करते वाला। भाग रहे थे तब इस ग्वालियर के खानदान ने, इस सिंधिया खानदान ने अंग्रेजों को 1 लाख की फौज देकर झांसी की रानी को मरवाने का काम किया था। और आज वो खानदान देश की सत्ता पर काबिज होते हैं। देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। आगे किस प्रकार से लिख दिया अगली बात में सुनिए जरा आपसे। ये गायक बता रहा है आज़ादी की लड़ाई और क्यों हम गुलाम हुए, इसके बारे में बता रहा है ये गायक। और कह रहा है कि किस तरह से सिंधिया परिवार ने देश के साथ गद्दारी की और वो लोग सत्ता तक में पहुंच गए हैं। तो नरेंद्र मोदी की सभा से पहले जिस इतिहास को यहाँ रखा जा रहा है, उसका राजनीतिक वर्तमान कहीं ना कहीं किसी न किसी को चुभ सकता है, दोनों ही दलों में, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। फरीदाबाद की इस रैली में रागिनी की शैली में 1857 की कथा क्यों सुनाई जा रही है, ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी इस कथा का भाव यही है कि आपसी फूट की वजह से ही हमारा देश गुलाम हुआ है। लेकिन इस भाव को किसी एक तरीके से एक पार्टी के पक्ष में, यानी कि आप एक बीजेपी के पक्ष में हैं तभी आप राष्ट्रीय हैं या राष्ट्रवादी हैं, ये बताया जा रहा है या नहीं, इन गानों का विश्लेषण करते हुए मैं बहुत निश्चित रूप से नहीं कह सकता। फिर भी एक देशभक्ति बीजेपी की रैलियों का एक निरंतर तत्व तो है ही। वो अपने भाषणों में नेता देशभक्ति और देश पर काफी जोर देते हैं। आज आप देखते हैं ग्वालियर खानदान राज करता है, जिन्होंने झांसी की रानी को मरवाया। आज पटियाला का खानदान राज करता है, जिन्होंने राव तुलाराम को हरवाने का काम किया। आज अलवर का राजघराना राज करता है, जिन्होंने मेवात को दबाने का काम किया। आज भी देश के अंदर उन्हीं लोगों का शासन था। जिन लोगों की संपत्तियां जब्त होनी जानी चाहिए थी, उन लोगों ने 65 वर्षों तक खूब इस देश को लूटा है। साथियों, बुजुर्गों, इसमें एक समस्या है कि इतिहास को आप हमेशा आर पार के लिहाज से नहीं समझ सकते हैं। ये खतरा है इसमें, क्योंकि इतिहास जो है वो कई तरह के गाथाओं में बना होता है, उससे बनता है वृतांत, जिसे हम नैरेटिव कहते हैं। ये ट्विटर की ज़माने में एक पंक्ति की शैली में कि ये वो घराना गद्दार था, ये वो घराना देशभक्त था। हमें शायद इतिहास को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये मेरा अपना मत है, क्योंकि हम फिर संपूर्णता में नहीं देख पाते हैं। हम फिर उस समय के संदर्भों में किसी एक की भूमिका को या किसी दूसरे की भूमिका को हम नहीं देख पाते हैं। नरेंद्र मोदी का इंतज़ार हो रहा है, तब तक इस कलाकार के पास काफ़ी दान आ रहा है। कोई 11,000 रुपये का चंदा दे गया है इनको खुशी में, कोई 500 दे रहा है।
और इन रुपयों के साथ साथ एक ख़ास बात यह है कि जब लोग आए हैं तो उन लोगों के गांव के नाम, इलाके के नाम की भी घोषणा हो रही है। तो इससे लोगों में गर्व का भाव आता है कि हमारे इलाके का नाम वहाँ पर लिया गया है। और इलाके में जो व्यक्ति होते हैं वो स्थानीय स्तर पर एक सीमित संदर्भ में अपने समाज के बीच में एक हैसियत प्राप्त करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं को आपको देखना चाहिए, तभी हम राजनीति जिस समाज से बनती है उसको हम समझ पाएंगे। और फिर ये गद्दार, अब हम इतिहास के गाथाओं को गद्दार और देशभक्त के बीच में, ठीक है आप बांटना चाहते हैं तो बांट लीजिए, अच्छी बात है, पर ज़रूरी है कि हम समाज, उसके नैरेटिव, उसके वृत्तांत, उसकी गाथाओं, उसके किस्सों को जानें कि किस तरह से कोई दल या कोई गायक, कोई रचनाकार, इतिहासकार एक प्रसंग को चुनता है और उसको बड़ा कर देता है, बाकी सारे पहलू गौण हो जाते हैं। ये जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, इन्हीं की वजह से चौटाला और बीजेपी के संबंध टूटे थे क्या हुआ क्या था? हुआ क्या था कि चौटाला और इनके बीच में जो केंद्र में अटल जी की सरकार थी और हरियाणा में इनका आपसी तालमेल था, गठबंधन था। उस दौरान जो है ना चौटाला ने क्या किया था कि जो हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सीटें मिले, इसका प्रयास किया था, जिसका शिकार कृष्णपाल के ऊपर भी था कि जो ये ना जीते यहाँ से। पर यहाँ से क्या है, कृष्णपाल गुर्जर वहाँ से चुनाव जीते थे। जीतने के बाद जो है तो इनका जो अनबन अंदर थाने चलता ही रहा था। इनका चलने के बाद एक दिन जिला प्रशासन की तरफ से जो इनके ऑफिस का ग्रीन बेल्ट है वो जेसीबी लेकर के प्रशासन तोड़ने के लिए पहुँच गया था। तो वहाँ पे विधायक जी ने विरोध किया था कि इसे ना तोड़ा जाए। इसके बाद अधिकारियों ने जो उस समय के एसडीएम थे उन्होंने इनको धमकाया था, बात हो गई, अलग हो गए दोनों। वो हाँ, वहाँ से बात इन दोनों के आपस में ज़्यादा बिगड़ गई थी। अजीत जी, क्या ये संभव है कि कृष्णपाल केंद्र के मंत्री पद को छोड़कर हरियाणा में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? अगर ये नहीं तो आप पत्रकारों की नज़र में और कौन लोग हो सकता है? देखिए, कृष्णपाल चीफ मिनिस्टर के दौर में है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कि मैंने कई इलाके में भारतीय जनता पार्टी का जो जितनी भी जनसभाएं हुई हैं तो वहाँ हमने देखा है जाकर के कि उनके प्रत्याशी खुले रूप में कह रहे हैं कि जो इनका जो कृष्णपाल जी को वोट दें, ना हमें वोट ना दें, कृष्णपाल जी को दें। विधायक कहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन विधायक ये कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, कृष्णपाल गुर्जर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चेहरा अभी भी इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ही हैं हरियाणा में, और बीजेपी को ये भरोसा है कि उनके नाम पे ही इस बार शायद उसकी पहली बार संपूर्ण बहुमत से या उसकी सरकार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को जो ये काफी बहुमत मिले हैं, जरूरत से ज्यादा मिली है, इससे इसका आत्मविश्वास बढ़ा है और इससे ये सोचते हैं कि हरियाणा के अंदर जो भी बीजेपी को रिजल्ट आएगा वो एक तरह से इन 3-4 महीनों की जो सरकार है जो भी है उस पर एक बार फिर से मुहर भी होगा ना कि ये मोदी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की है। हाँ। और ये इस चुनाव में उन्हें उतना उपलब्धि मिल पाता है या नहीं मिलता है, ये उनके लिए बड़ी बात होगी। ये बड़ी बात है ये, ताकि जो लोकल फेस वैल्यू के ऊपर ज्यादा मायने रखता है। लेकिन लोकल चुनाव इस बार बीजेपी सिर्फ मोदी के फेस वैल्यू पे लड़ रही है, ये बड़ी बात है ना, सिर्फ मोदी के ऊपर ये बड़ी बात है। और इसीलिए शायद हरियाणा या महाराष्ट्र का रिजल्ट जो है वो यूपी या अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। होने वाला है। देखते हैं क्या होता है।
ये हमारा मकसद नहीं है कि कौन जीतेगा या नहीं हारेगा। हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि जो बीजेपी पहली बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है, वो भी स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता के चेहरे के दम पर, उसकी रैली के भीतर का माहौल क्या है, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के भाषण अब दिए जाएंगे। हम मोदी जी के साथ जुड़े थे, उस टाइम आईटी का जो था 5 जनवरी 2014 को हम लोग जुड़े हैं सारे मोदी जी से, और सारे हम लोग प्रोफेशनल हैं। ये कैसे करते हैं, अकेले कैसे कर रहे हैं? ये हम सब रोहतक से भी टीम है, वो जगह टीम है, कोऑर्डिनेट करके। तो यहाँ से आप क्या भेजेंगे? यहाँ से पोस्ट भेजते हैं हम लोग, जो भी यहाँ करते हैं डिफरेंट जिलों से जो पोस्ट आती है वो जैसे मोदी जी ने कोई बात कही तो उसको ट्वीट कर दिया आपने तुरंत, वो ट्वीट कर देते हैं। हम लोग हमारा ट्विटर और ये फेसबुक लिंक्ड है, हम फेसबुक पे उसको जल्दी करते हैं, पिक्चर्स और इसके साथ टेक्स्ट एडिट वगैरह करते हैं और उसको भेजते हैं। तो पिक्चर्स और मोबाइल से ले लिया आपने भाषण? अभी मोबाइल से ले सकते हैं या कैमरा होता है तो कैमरा से भी ले सकते हैं, और तुरंत उसको भेज दिया। फिर रोहतक से बैठ के वो चारों तरफ उसका हो जाता है। और डिफरेंट विलेजेस से डिफरेंट कोऑर्डिनेटर से जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे को न्यूज़ भेज देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये फोन है तो व्हाट्सएप के जरिए आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं, अलग-अलग ग्रुप, तो डिफरेंट एरियाज के ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि फरीदाबाद के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्हाट्सएप है, तो क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें हैं? उसका प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं? हर जगह पर हमारे आईटी प्रोफेशनल्स आईटी टीम्स हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, तो वो एक ग्रुप बना कर रखा उन्होंने, तो वो अपने अपने ग्रुप में भेजते हैं, उससे हमारे सेंट्रल ग्रुप में आ जाता है और सेंट्रल ग्रुप से हम न्यूज़ उठा के सारा लोगों को। रोहतक में हमने वार रूम बनाया हुआ है, रोहतक में हमारा वार रूम है, रोहतक में वार रूम बनाया। प्रदेश प्रभारी है हमारे नीरज जी और विक्रम जी, वो सारा वहाँ से ऑपरेट करते हैं, देखते हैं कि सारे कितने लोग होंगे पूरे हरियाणा में आईटी के काम में? 900 लोग जो है सिर्फ आईटी में लगे हुए हैं। वॉलंटियरली कर ले, ये पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की एक नई श्रेणी है, काडर है, नहीं मतलब आईटी सेल मत कहिए, आईटी काडर कहिए। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग इस तीनों चीज़ में, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया, तीनों में कारगर कौन है, इफेक्टिव कौन है? व्हाट्सएप है या ट्विटर है? व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इमीडिएट उसका, बट व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास सारी न्यूज़ भी आती हैं। अच्छा, मेल्स के थ्रू भी आती हैं। व्हाट्सएप क्यों इफेक्टिव है? मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए इमीडिएटली हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इमीडिएटली आप उसको फोटो, अभी जैसे फोटो खींचे सब व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहे हैं और वो इमीडिएटली अपने ग्रुप में उसको ट्रांसफर करते जा रहे हैं इमीडिएटली। ये एक अंतर है कि जैसे व्हाट्सएप आपने कर दिया, मैंने अभी जैसे आपके साथ स्नैप ये व्हाट्सएप कर भी दिया, ये व्हाट्सएप कर दिया तो पूरे आपके आईटी सेल में चला गया पूरा, और लोग फिर जो मेरे पर्सनल ग्रुप से उनमें भी चला। अच्छा, मुझे पीटना हो तो हो सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं, आजकल पत्रकार पीट जाते हैं। आपके कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप के फोटो को बाहर भेजा है ना, बांट दिया, मान लीजिए हम 10 में, लोगों ने कितना भेजा उसका फीडबैक कैसे पता चलता है? जैसे ट्विटर में हम 25 रीट्वीट कर दिए, 6000 ट्वीट कर दिए, व्हाट्सएप में इसका फीडबैक कैसे मिलता है कि हमने 10,000 20,000 लोगों को पहुंचाया तो फिर 50,000 आगे पहुंच गया? में होता क्या, व्हाट्सएप में ना एक लिमिट होती है ग्रुप में 50 की, एक हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं उसमें। अच्छा, उसमें कितने ही कर सकते हैं? देखो एक आदमी 10 लोगों को भेजता है, 10 लोग अपने 10 लोगों को भेजता है, तो वो लोग से मल्टी चेन, सो इट्स अ वेरी बिग चेन। मतलब अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, मतलब वोटर तक पहुंचने में, तो वो व्हाट्सएप है, ना कि ट्विटर या फेसबुक। व्हाट्सएप है फास्टर मीडियम, बट सोशल मीडिया, वो जो न्यूज़ आती है हम सोशल मीडिया पे गैदर करते हैं और फेसबुक वो आप डाल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन व्हाट्सएप का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है। नहीं, व्हाट्सएप में आपकी न्यूज़ एक रॉ न्यूज़ आती है, रॉ न्यूज़, अभी मैंने ये बट उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये आपको फीडबैक मिल गया कि ये जो फोटो आपने मेरी भेजी तस्वीर कुछ 144 को मिल गई, तो वैसे ही आपको एक टोटल डेटा मिल जाता है कि इस तरह से मोदी जी का फोटो है तो 10,000 तक पहुंच गया। फिर मुझे एक बात बताइए और सही बताइएगा कि लोकसभा में जिस तरह से व्हाट्सएप में क्रेज था और इस चुनाव में है, दोनों में कोई फ्रीक्वेंसी में कमी आई है या उतना ही? नहीं, फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी ही है, उत्साह और ज़्यादा ही है, उत्साह। और आज मोदी जी की रैली से तो ये चुनाव और हॉट हो जाएगा। आज की रैली से हरियाणा जो हमारी आप लोगों की बात से, जैसे आप लोगों का मैं फ़ोन देखना चाहता हूँ, सबका फ़ोन ये है, हाँ सबके पास, और ये तो सैमसंग है, ब्लैकबेरी है, आपका भी सैमसंग है,
आपका आईपैड है? वो आईफोन है ये कैरबन। अच्छा, आपका सोनी है। मतलब सबके पास स्मार्टफोन है ना? मतलब अब कार्यकर्ता होने के लिए स्मार्टफोन जरूरी है नहीं? प्रधानमंत्री आने वाले हैं और जो सामान्य रैलियां होती हैं वैसा यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से बिठा दिया गया है। दूसरे बीजेपी के ही दूसरे नेताओं की तुलना में यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्हें एक अनुशासन में बिठाया गया है। तो जो एक रैली की स्वाभाविकता होती है वो यहाँ कम है। लेकिन उनके भाषण के शुरू होने से पहले, आने से पहले आईटी सेल के बारे में जो बात हुई वो एक दिलचस्प कथा है कि राजनीति में किस तरह से व्हाट्सएप जो है एक नया हथियार बनता चला जा रहा है। अब आने वाले चुनाव में आईटी सेल के अनुभवों को ज़्यादा पार्टियां अपने भीतर उसे दर्ज करेंगी दस्तावेज में, मीडिया उसे ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा और लोग उसके जरिए अपने नेताओं तक पहुंचेंगे या नेता उसके जरिए लोगों तक पहुंचेगा। लोकसभा में कृष्णपाल गुर्जर जी जो टॉप 10 में रहे वो इसी की वजह से ये हम लोग के पास हमारे पास कम से कम 8 लाख लोगों का डाटा था फरीदाबाद पोस्ट में। 8 लाख लोगों का डेटा था कैटेगरी वाइज, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये डॉक्टर, ये कॉलोनी वाइज, ये अपना 21 सेक्टर, ये 46 सेक्टर। तो उसमें गरीब लोगों का भी, जैसे साधारण लोग हैं, उनका भी प्रोफाइल आपने करा। बिल्कुल भीड़ बस्ती इधर उधर सबका। तो आप ये उत्तराखंड समाज के पास गए, पार्क में गए, जनता पार्टी को मत दे करके अलग अलग सामने जाके अपना फोन नंबर दीजिए, ईमेल दीजिए। सरकार बना करके हम लोकसभा में रोज गार्डन टाउन पार्क 26 जनवरी को टाउन पार्क बनाया। वहाँ से हमने ज्यादा नहीं तो करीब ये लगा लीजिए, जिस भरोसे और विश्वास के 1000 साथ आदमियों का डाटा कलेक्ट आपने लोगों से आप फोन नंबर मांगे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, नंबर दीजिए। और आपके पास एसएमएस आए तो आपको कोई तकलीफ वो तो नहीं है? भरोसा और विश्वास इस 3.5-4 महीने के एक बंदे ने 5-5 नंबर भी दिए। पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में बड़ा है। वहीं से आपको पता भी चल गया कितना सपोर्ट है, नहीं कितना लोग नंबर देना चाहता है, कितना लोग नहीं देना चाहता। हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आईटी सेल का अध्यक्ष किसी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। यह भी ये होगा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बने, ऐसा संकल्प लेकर के आज हम इस रैली अब बिल्कुल एक नया कल्चर पार्टी के भीतर आईटी सेल एक नया कल्चर लेगा। मैं नारे लगाऊंगा। अभी तक आईटी सेल होता था, उसका वार रूम का उद्घाटन खुद कर लेते थे। इस बार जो रोहतक में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, 1500 लोग, मैं कहूंगा जय हरियाणा आईटी के उद्घाटन में कार्यालय के 1500 लोग आए। 1500 लोग सर। ये पार्टी के भीतर आईटी सेल की बढ़ती हुई अहमियत है, जो मैं कह रहा था कि एक दिन अध्यक्ष बन जाएगा जो आईटी सेल का। अब लोग नेता भी हमारे लोग अहमियत समझने लगे कि ये लोग काम सतप्रकाश त्यागी, सतप्रकाश त्यागी जी हैं। ये फरीदाबाद के गांव में सरपंच हैं और बीजेपी के आईटी सेल के सदस्य हैं आप, है ना? तो आप देख लीजिए कि बीजेपी ने अपने आईटी सेल में सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों के प्रोफेशनल को नहीं लाया, अपने सरपंचों को भी बना दिया है। नहीं तो कब से आप ये सब ट्विटर फेसबुक कर रहे हैं गांव में बैठे हुए? 2011 से। तो आपके गांव में कितने लोग ट्विटर पर होंगे? मेरे साथ लगभग फेसबुक तो अबाउट 70%। गांव का? आपके गांव का? कौन सा गांव है ये? मीडिया के मित्र इधर। तो त्यागी जी आप ये करें, आपके गांव के 70% लोग फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं। एक हमारे दर्शकों के लिए भी जानने के लिए दिलचस्प है कि हमारी राजनीति कैसे बदल रही है। मतलब हम कई बार आते हैं रैली में भाषण सुन के चले जाते हैं, लेकिन एक रैली के पीछे महीनों की तैयारी होती है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। वो परिवारवाद की बात करती है, जो केवल राष्ट्रवाद की बात करती है। हम फरीदाबाद के 9 की 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। चाहे मैं आप लोगों से आलोचक भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के कई महीने गुजर जाने के बाद उनके किसी जादू के कम होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उनके हेलीकॉप्टर के आने की सूचना मिली, फिर से यहाँ जो भीड़ है उसके चेहरे पे जोश आ गया और सारे लोग अपने अपने कैमरे निकालकर उस मोदी को देखने के लिए फिर से बेताब हो उठे, जिनके बारे में इन दिनों आलोचक कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टीवी पर आते हैं, बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं,
लेकिन इसके बावजूद यहाँ देख के नहीं लगता कि उनका क्रेज, उनके प्रति आकर्षण लोगों में कुछ कम हुआ है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मोदी अभी भी मोदी मोदी हैं। देखो 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 47 से और 14 तक 66 साल तक हिंदुस्तान में जब तक एक दूसरे से हमारा वीडियो बन रहा है हमारे फरीदाबाद के पत्रकार साथी के साथ, तब तक हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। नरेंद्र मोदी आ गए हैं, अब उनका भाषण शुरू होगा, तो ब्रेक के बाद उनके भाषण पर लोग कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसका हाल चाल जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। फरीदाबाद लोकसभा की मेरी तमाम जनता